चलिए, ये जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है ये लगभग लगभग 200 वन लाइनर है। जैसे एग्ज़ाम टाइम है और एक रात पहले आपको पढ़ना है और आप चाहते हो कि कम टाइम में पूरा इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाए, तो ये 200 वन लाइनर है ना, उसको पढ़ के चले जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैं वन लाइनर फॉर्म में डलवा दिया और उसका एक्सप्लेनेशन देते चलूँगा। तो पूरा चैप्टर आप नहीं भी पढ़ो, इसको पढ़ लो तो काम चल जाएगा, लेकिन काम ही चलेगा। ठीक है, ये पूरा बात नहीं बनेगा, तो सिर्फ काम चलाने वाला है। लेकिन इतने सारे चैप्टर्स आप पढ़ लियो, देख लियो, तो ये आपको समझ आने वाला है। जो नए हैं उनको भी समझ आएगा। ठीक है, इन केस नहीं भी पढ़े होगे कुछ भी, तो मैं इसमें एक्सप्लेन करते चलता हूँ। क्लियर? चलिए, तो पॉइंट्स है और उसको मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। जहाँ पे लगेगा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना तो करूँगा। सबसे पहला पॉइंट देखो, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ के बारे में जान लो। एडम स्मिथ कहाँ के थे? इंडिया के? नहीं, नाम ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये स्कॉटिश स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि स्कॉटलैंड वाले थे, वहाँ के अर्थशास्त्री थे और दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर भी थे। लेकिन ये नहीं पूछेगा, हालांकि याद रख लेना स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे। ठीक है, अब इनको क्या क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले बोला जाता है इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता या जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के जनक या पिता। ठीक, सॉरी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थशास्त्र के पिता, कैपिटलिज्म के पिता और जॉन स्मिथ के पिता। ये तीन पिता हैं। ठीक है, इन तीनों पिता को याद रखना। क्लियर? सब कौन है? एडम स्मिथ है। ठीक है, तो फादर इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ये याद रखना। इनकी किताब है जो बहुत बार पूछी गई है, बुक्स का नाम है एक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, इसको अंग्रेजी में याद रखना, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। और दूसरी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। हालांकि उस किताब का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में उसको वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं, उतना ही लिखना। वो लंबा चौड़ा, इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशन, ऐसा समथिंग नाम है, उतना याद नहीं रखना है। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और वेल्थ ऑफ नेशन, एक 1759 में, एक 1776 समथिंग लिखा हुआ है, लेकिन ईयर मत याद रखो, उतना नहीं पूछा जाएगा। तो एडम स्मिथ के बारे में इतना याद रखना। ठीक है, क्या बोला गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के जनक या पिता, और कुछ किताबें लिखी हैं, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको याद रखना। कहाँ के थे पूछा जाए तो स्कॉटलैंड के थे, इधर के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे। क्लियर? याद रहेगा। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैंने बताया कि सबसे पहला क्लास जब बताया तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर बताया था। ठीक, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर बताया था। ठीक है, कैपिटलिज्म एक शब्द है, इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जाता है। तीन टाइप की इकोनॉमी होती है किसी भी देश के। अर्थव्यवस्था को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी, सोशलिज्म समाजवादी, और मिक्स्ड मिश्रित, जो दोनों का कंसेप्ट यूज़ करें। जब हम बात करते हैं कि सारे नेचुरल रिसोर्स या जितना भी ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में हो, निजी हाथों में हो, तो उसको बोलेंगे कैपिटलिज्म, जहाँ पे पूंजीपतियों का राज चलता है। कौन से पतियों का? पूंजीपतियों का। ठीक है, और अगर सारे ओनरशिप किसके? सरकार के हाथों में रहे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? समाजवादी, सोशलिस्ट। वहाँ से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है, प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी है कि दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ठीक, क्या एकदम ज़्यादा आप सांसारिक भी नहीं हो सकते, एकदम ज़्यादा आध्यात्मिक भी नहीं हो सकते, तो मध्यम मार्ग अपनाना। तो मध्यम मार्ग वाला क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। क्लियर? चलिए, तो जैसे फादर ऑफ कैपिटलिज्म है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद के जनक या पिता किनको बुलाता है? एडम स्मिथ को। वैसे ही देखो, कैपिटलिज्म की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, तो उसके पिता एडम स्मिथ को बोल दिए। सोशलिज्म की बात करें, समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कार्ल मार्क्स। और एक मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड वाले का नाम है जॉन मिनार्ड किन्स। जॉन मिनार्ड
केन्स। इतना बात आप याद रखना। क्लियर? चलो अब सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दरअसल इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में बांटते हैं। इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो। मैक्रो इसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि, सूक्ष्म समष्टि या व्यष्टि समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोले सर ये क्या आइटम है? तो दरअसल अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो जो भी पैसे से रिलेटेड है, जो भी पैसे जो है एकदम साफ शब्दों में बताऊं, आसान शब्दों में बताऊं, तो जो भी पैसे से रिलेटेड है वो सब इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आता है। अब किसी भी प्रॉब्लम को हम एक इंडिविजुअल के नज़रिए से देखें, एक पर्सन के नज़र से देखें, तो वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे पेट्रोल बढ़ने के वजह से, पेट्रोल का दाम बढ़ने की वजह से किसी एक व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसके जेब पर क्या असर पड़ेगा, तो ये किसी स्टडी के अंतर्गत आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? लेकिन जब मैं बात करूं पूरे देश की कि महंगाई बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो ये बड़े लेवल पर परेशानी है, ठीक है, बड़े लेवल की बात है। तो ऐसा स्टडी किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल या किसी व्यक्तिगत परेशानी को डील करता है, इंडिविजुअल को डील करता है, जबकि ये पूरे नेशन को डील करता है, पूरे नेशन के प्रॉब्लम को डील करता है। मैं बोलूँ जीडीपी, जीएनपी, ये सब किस में आएगा? तो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में चल देगा, है ना। मतलब अगर मैं और आसान भाषा में आपको समझाऊं, ये एक पेड़ की बात करता है और ये एक पूरे जंगल की बात करता है। क्लियर? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पे पढ़ना, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स इज कवर्ड अंडर विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत क्या आता है? व्यष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। क्लियर है? चलो, भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये भी देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है और 2015 से पहले पूछा गया सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम चर्चा करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया था? यहाँ पे आंसर लिया राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। लेकिन ये पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको समझाता हूँ, इसका आंसर ये नहीं होगा फिलहाल, अभी के लिए। देश आपको मालूम 1947 में आजाद हो गया, फिर 1950 में एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन। इसका क्या काम था? तो देखो, अगर भारत देश की हम बात करें तो कब से गुलाम हो गया? 1206 से। भारत देश अगर एक मोटा मोटी देखे 1206 दिल्ली सल्तनत का राज हुआ, तो ऊपर जो हार्ट ऑफ इंडिया है, दिल्ली वाला पूरा रीजन, वो कब्जा हो गया 1206 से। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत आया, उसके बाद अंग्रेज हावी हो गए, तो इतने सालों से गुलामी रहा। और सबसे ज़्यादा शोषण कौन किया? अंग्रेज किए। लगभग 180 साल 200 सालों तक उन्होंने शासन किया। 1957 से अगर हम 1947 तक की बात करें तो लगभग 190 साल होते हैं। तो उसमें काफ़ी आर्थिक क्षति पहुंचाई। अब इससे उबरना था इंडिया को, भारत देश को, तो बोले ठीक है कैसे करेंगे? तो प्लानिंग करेंगे, जैसे हम अपने लाइफ के लिए करते हैं कि अगले 6 महीने में ये करेंगे, अगले 5 महीने में ये करेंगे, अगले 1 साल ये करेंगे, बस वैसे ही अगले 5-5 साल का बजट तैयार किया जाने लगा, अगला 5-5 साल का विजन तैयार किया जाने लगा। तो प्लानिंग कमीशन उसीलिए बनाया गया था और इसके तहत 5 ईयर प्लान बनते थे, पंचवर्षीय योजना बनते थे, 5 ईयर प्लान, ठीक, 5 ईयर प्लान, 5 मंथ, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना, अब ये जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई? हाँ, 1951 से 56, ठीक है। इसको मैं भी लाइन से याद लिखा दूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये भी नहीं पढ़े हो, ये रैंडम पहली बार, ये पहला ही क्लास है, ये मान के चल रहा हूँ, तो लगभग सब चीज़ को बता दे रहा हूँ, ताकि ये 200 वर्नर को आप जब पढ़ो तो एक ही बार में क्विक रिवीजन हो जाए। 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना भी लिखा दूंगा कौन कौन से हैं, यहाँ लिखने की जगह नहीं है। तो पंचवर्षीय योजना बनाता था कौन? प्लानिंग कमीशन को। इसको अप्रूव करने का काम करता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। अब 2015 में ये सब बंद कर दिए गए, इसके जगह क्या आ गया, इसके जगह है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एनडीसी, क्लियर। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बना 1951 से 56, पहला पंचवर्षीय योजना था। 5 ईयर प्लान को मंजूरी कौन देता था, एनडीसी देता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। और अब उसको रिप्लेस कर दिया 2015 में, सबको बंद कर दिया और उसके जगह क्या ले लिया, नीति आयोग को ले लिया गया, नेशनल, क्या भूल गया इसका, ठीक है जो भी था अभी बताया है ना। अब याद रखना इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, थिंक टैंक, थिंक टैंक, ठीक है, टैंक। जो सुझाव दे, ऐसा ब्रेन जो सुझाव दे, तो सुझाव देने का काम करते हैं, क्लियर। अब ये पंचवर्षीय योजना को भी ना एक बार फिर से लिख लेना, हालांकि 5 ईयर प्लान में मैं तो आपको लिखाया हूँ, बताया हूँ, बट स्टिल आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसको याद कैसे कराया था, देखो 1951 से 56 पहला। अब चूंकि पंचवर्षीय योजना है तो 5-5 साल चले, बस ऐड करते चलना, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है, ऐसे याद करते चलना, बोलते हुए सुनते हुए वो याद रह जाता है। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप है, यानी कि 1969 से 66 से 69 तक का गैप था। इसी में ही क्या चलता है, एनुअल प्लान, वार्षिक योजना चलता है, इसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। फिर चौथे और पांचवा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो 1969 से 74 और 1974 से 79 चलना था, लेकिन ये चलता है 78 तक। तो पूछा जाता है कौन सा पंचवर्षीय योजना 5 साल पूरा नहीं चला, तो पांचवा पंचवर्षीय योजना पूरे 5 साल नहीं चला, ठीक है, 1979 से 78, तो 79 78 ये आप ध्यान रखना, 1 साल पहले बंद हो गया, ठीक है, 1 साल पहले बंद हो गया। सरकार भी बदल गई थी, आपको मालूम है, इंदिरा गांधी की सरकार हट गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था। यहाँ पर फिर 2 साल का गैप होता है, मतलब 1978 में चलता है, इंदिरा गांधी की सरकार जाती है, तो वहां से फिर 2 साल का गैप होता है, 1978 से 80, ये फिर 2 साल का गैप हो गया। 3 पंचवर्षीय योजना, 3 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, इसके बाद फिर चलता है, क्या चलता है, छठवां और सातवां। तो 1980 से 85 और 1985 से 90, ये फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलता है, फिर 2 साल का गैप, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, ठीक है, इसके बाद नहीं होता, ठीक है। तो ये 1990 से 92, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 8वां 9वां, 1992 से 97, फिर 1997 से 2002, 2 से 7, 7 से 12 और 12 से 17, ठीक है, फिर पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाता है। आप बोले सर अभी तो 2015 बताए थे, 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, 5 ईयर प्लान बनना बंद हो गया, लेकिन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल तो 2017 तक चलना था, तो उसको चलाए, क्लियर। ये पूरा 12 पंचवर्षीय योजना है, इस ईयर को आप याद रखेंगे, क्लियर है। सॉरी, अब अगर आपसे ये पूछता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ, कौन से पंचवर्षीय योजना में, तो देखो अगर तीसरे पंचवर्षीय योजना में स्टार्टिंग हो गया था, लेकिन मेजर जो चला है वो इस एनुअल प्लान में चला है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, लेकिन इसकी रूपरेखा ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में तैयार हो गई थी, लेकिन मेन ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो 3 साल का गैप था ना उस टाइम में चला है, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या चला, तो रोलिंग प्लान चला, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, अनवरत योजना, ठीक है, ये भी 2 साल का गैप था, इसको छोड़ो। उसके बाद यहाँ पे भी सरकार बदली, जहाँ जहाँ सरकार बदल रहा है वहाँ पे गैप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये गैप का कारण क्या था, चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब हो गया इसी में। अब 90 से 92 में भी सरकार बदलती है, इसको छोड़ो। यहाँ पर याद रखना एलपीजी रिफॉर्म आया था, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये एलपीजी आया था 1991 में, लेकिन अगर आपको पूछे कि कौन से पंचवर्षीय योजना में एलपीजी आया, पंचवर्षीय योजना तो कोई नहीं चल रहा था यहाँ पे 90 से 92 में, लेकिन भाई यहाँ पे एक कंसेप्ट है उसका लागू तो इसमें किए होंगे, तो उसको 8th 5 ईयर प्लान आप ले लेना,
8th 5 ईयर प्लान में ले लेना, ठीक है। एलपीजी, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, की प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, स्पेलिंग बस देख लेना, निजीकरण। और वैश्वीकरण, बोले ये क्यों ऐसा कैसे, ये क्यों लाया गया? तो देश काफ़ी आर्थिक स्थिति का, आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे, ठीक है। हमारे पास तेल, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स, हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, देश को चलाने के लिए भाई पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो जाएगा, कैसे पहुंचेगा? मालगाड़ी में थोड़ी ना ढोक लोगे, या बैलगाड़ी में थोड़ी ना ढोक लेगे, क्लियर। तो ये ऐसे समय था जहाँ भाई हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, एक हफ्ते के ही जरूरी सामान हम इंपोर्ट करवा सकते थे, ठीक। अब उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, है ना, जिनको हम गूंगा भैरा बोल देते हैं, लेकिन भाई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह का समय था और मनमोहन सिंह दिमाग लगाए, बोले ये जो समाजवादी वाला कंसेप्ट लिखे ना, जो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा डलवा दिया गया शब्द को, 42nd अमेंडमेंट में, याद है? तो देश की अर्थव्यवस्था उधर जा रही थी, बोले इसको यू टर्न मरवाओ, बोले, है ना, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करे, बोले। तो एलपीजी का कंसेप्ट लाने वाले कौन है? मनमोहन सिंह। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह। इसीलिए इनको हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन बोला था, हार्बिंगर, ऐसे याद रखना इंग्लिश में ही, हार्बिंगर, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का जनक बोल सकते हो हार्बिंगर। हार्बिंगर किसको बोलते हैं? जो किसी बड़े उद्देश्य की शुरुआत कर देता है उसको हार्बिंगर बोलते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी में एक शब्द पढ़े होगे मैग्ना कार्टा, नहीं तो एक संज्ञा दे दी जाती है, बस हार्बिंगर भी एक संज्ञा है, जो किसी बड़े काम की शुरुआत करता है ना, उसको हार्बिंगर बोल देते हैं। तो एलपीजी की वजह से हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसको बुलाता है? मनमोहन सिंह को, है ना, सरदार जी को। चलो और क्या बताने लायक है? छत्तीसगढ़ कब बना? कौन से पंचवर्षीय योजना में बना, बताओ? हाँ, 90 पंचवर्ष, क्योंकि 2000 में बना छत्तीसगढ़, तो 90 पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ बना, तो इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। सबसे बुरा पंचवर्षीय योजना कौन था? सबसे ज्यादा फेल कौन सा हुआ? तीसरे नंबर वाला, 61 से 66। कारण क्या था? 3 मेन कारण थे। एक, चाइना के साथ युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, और अकाल सूखा सब पड़ गया। तो तीनों एक साथ हो गए 3 से पंचवर्षीय योजना में, इसलिए सबसे फेल रहा, ये फेल हो गया तीसरा वाला। क्लियर किया इतना? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते नहीं हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको अभी फिलहाल सुनते रहो, फिर मैं टाइम दूंगा याद करने के लिए। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मनी, एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बोला, साइंस ऑफ वेल्थ बोला, साइंस ऑफ मनी बोला, किसने? एडम स्मिथ ने। अभी एडम स्मिथ के बारे में पढ़े, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, है ना, फादर ऑफ जॉन स्मिथ। चलो, नाबार्ड के बारे में पढ़ते, देखो यहाँ से सवाल बना था, नाबार्ड। वैसे छोटे छोटे टर्म है, पूरा नाबार्ड के बारे में तो हम एक लेक्चर देख लें, लगभग 1.5-2 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, एकदम काम की चीज़ें पढ़ना है। तो जो काम की चीज़ें जो याद करना है उसको मैं बताता हूँ। फिलहाल नाबार्ड में बा 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 12 आ रहा है ना, नाबार्ड 12 तो याद रखना, 12 जुलाई 82, बाबा 12 बाबा 82, बाबा 12 82, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, 12 82 याद रहेगा। जुलाई भी याद कर लेना, 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना कब हुई नाबार्ड की? 12 जुलाई 1982। बाबा 12 बाबा बॉम्बे, हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे नहीं, मुंबई, मतलब बॉम्बे याद करने के लिए तो हेडक्वार्टर बॉम्बे याद रह जाएगा, बाबा 12 से बॉम्बे, ये भी पूछ दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या याद करने का काम है? इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल रूरल सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो अंग्रेजी में भी वैसे याद रखना, नाबार्ड का फुल फॉर्म, एन ए से नेशनल, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम भी आप याद रख लेना, काम इसके फुल फॉर्म में याद हो जाएगा। पहला चीज जो आपको नाबार्ड के बारे में याद रखना है वो है कि 12 जुलाई 1982 को गठन हुआ। दूसरा चीज याद रखना है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में है, मुंबई में है। तीसरा उसका फुल फॉर्म याद रखना। चौथा उसके काम याद रखना, काम उसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, तो कृषि विकास पर काम करता है, और क्या ग्रामीण विकास पर काम करता है। ठीक है, इसको याद, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उतना ही ध्यान रखेंगे नाबार्ड का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज डन बाय हुम। देखो पहले एक संस्था थी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये बोला, ये कुछ पुराने क्वेश्चंस भी शामिल है जो पहले से बने आ रहे हैं, उसी को 200 में समाहित कर दिया मैं। सीएसओ बोलते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ठीक है, एक और दूसरी संस्था थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑफिस। ठीक है, तो सीएसओ और एनएसएसओ ये दो संस्था को मिला दिया गया और 2019 में एक नया संस्था बनाया गया, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसका फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो कैलकुलेशन करता है नेशनल इनकम का, या जो भी ज़्यादातर डेटा बड़े अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सबसे रिलेटेड डेटा ना कलेक्ट करने का काम इसी का ही। तो याद रखना, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो अब इसको काट देना, अपडेटेड हो गया, सीएसओ प्लस एनएसएसओ करके 2019 में एनएसएसओ बना दिए, यही एनएसओ इसकी गणना करता है राष्ट्रीय आय की। ठीक है, क्लियर क्या इतना, चलो अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ऊपर बता दिया, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो अगर एक पेड़ के बारे में पढ़ रहा है तो मैक्रो किसके बारे में पढ़ेगा, पूरे जंगल के बारे में। ठीक, तो पहले क्या है, ये माइक्रो मैक्रो जैसे अलग अलग कंसेप्ट नहीं था, सब मिक्स था। उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक अलग ब्रांच बनाया, किसने, जॉन मेनार्ड किन्स ने। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को। ठीक है, चलिए, और ये जॉन मेनार्ड किन्स किस चीज के फादर है, बोले फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, विकासशील। तो देखो तीन टाइप की इकोनॉमी होते हैं, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड अल्प विकसित, अल्प विकसित। दूसरा है डेवलपिंग, विकासशील, विकासशील अर्थव्यवस्था या देश, विकासशील। फिर है डेवलप्ड, विकसित। मतलब अगर हम ग्रोथ के नजरिए से देखें, विकास के नजरिए से देखें, तो इकोनॉमी को, किसी भी देश की इकोनॉमी को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, अंडर डेवलप्ड अल्प विकसित, डेवलपिंग विकासशील, डेवलप्ड विकसित। अब इसका कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, लेकिन मोटा मोटी ऊपरी सतही तौर पर क्या देखते हैं, जो देश भाई ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा नेशनल इनकम है, ज़्यादा जीडीपी है, ठीक, तो वो डेवलप्ड हो गया। जो ग्रोइंग स्टेज पे है, जिसके पास पहले कम था, वो कमाने के राह में है, तो वो डेवलपिंग हो गया, विकासशील हो गया। और जो नहीं है, एकदम गरीब है, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाएगा, अंडर डेवलप्ड, जहाँ कोई विकास नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, वो सब अंडर डेवलप्ड में आ जाएंगे। तो इसके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज उदाहरण हो सकते हैं, अफ्रीकन, सारे अफ्रीकन नहीं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी है। ठीक है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो अफ्रीकन कंट्रीज एक उदाहरण लो। डेवलपिंग में हमारा इंडिया आ जाता है, इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो डेवलपिंग है, विकासशील है।
डेवलप्ड में यूएसए आ गया, जापान आ गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी तगड़ा है, जीडीपी भी तगड़ा है, नेशनल इनकम भी तगड़ा है, पीसीआई भी तगड़ा है, आय असमानता कम है लोगों में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, लोगों की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है, हेल्थ की, एजुकेशन की, सारी क्वालिटीज अच्छी है। क्लियर? चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, जो भारत का इकोनॉमी है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये जब हम नेशनल इकोनॉमी पढ़ रहे थे ना, नेशनल इनकम जब पढ़ रहे थे, तब ज्यादातर चर्चा कर लिए। एक बार देख लो, कृषि की प्रधानता इंडिया में, खेती किसानी दिखता कि नहीं दिखता, खेती किसानी करते हुए। ये इतना बड़ा शहर है, लेकिन इससे 2 किलोमीटर अंदर इधर और 2 किलोमीटर बाहर, लेफ्ट राइट सब जगह आपको कोई न कोई गांव मिल जाएगा। यहाँ सिरसा से अंदर घुसे, इधर से अंदर घुसे, तो इतना बड़े शहर के आजू बाजू भी खेती किसानी दिख रहे हैं। तो आधी से ज्यादा आबादी, 50% से ज्यादा आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर है, एग्रीकल्चर पर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जरूरी नहीं कोई धान गेहूं उगा रहा है, कोई सब्जी उगा रहा है, सब्जी उगा नहीं रहा है तो सब्जी को बेच रहा है, ठीक है। तो कृषि की प्रधानता है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, तो या डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारत अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो पहला है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, दूसरा प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, मतलब जो पर कैपिटल इनकम है वो लो है, लो पीसीआई, लो पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम ही कम है तो पर कैपिटल इनकम कम आएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक मजेदार बात ये कि अगर इंडिया के नेशनल इनकम या जीडीपी की बात करें ना, तो बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से इंडिया दूसरों से कम हो जाता है। काहे? जीडीपी में तो ग्रो कर रहा बोल देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन भी तो तगड़ा है। तो जब वो डिवाइड होता है, अरे बोले जैसे एक फैमिली में एक पिताजी 1 लाख कमा रहे हैं, अरे लगेगा 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन मान के चलो 10 बच्चे, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 10,000 आएगा। और बोले एक 50,000 ही कमा रहा है, लेकिन उसके एक ही बच्चे हैं, तो उसके हिस्से में तो ज़्यादा आएगा ना, समझे? तो जीडीपी, नेशनल इनकम सब ज़्यादा दिखता है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो भर भर के है, उसमें कोई कमी नहीं बोली इधर, है नहीं? तो लगभग 20% तो इधर ही है, तो 17 से 20% यही। तो पर कैपिटल इनकम थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी दिख रहा है, भले सरकार कोई भी डेटा दे, कोई भी रिपोर्ट दे, बोले एक भी लोग बेरोजगार नहीं, लेकिन ये तो है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है बढ़ती बेरोजगारी। क्लियर? मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट किसके? जॉन मेनार्ड केन्स। एक हमारे एडम स्मिथ, एक कार्ल मार्क्स, और एक जॉन मेनार्ड केन्स। बंद अर्थव्यवस्था के से क्या आशा है? क्लोज्ड इकोनॉमी, ये पढ़ना, ये भी पूछा गया है कई बार। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बराबर जीरो, कोई आयात निर्यात नहीं। तो कई देश ऐसे कि भाई उसको बाहर से ना कोई सामान मंगाना है, ना या अपने देश का सामान को बाहर भेजना है। प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आजकल के वैश्वीकरण की दुनिया में आप किसी देश को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, वो बाहर जाके ट्रेड करेगा, कोई बाहर से करने आ रहा है तो उसको रोक भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी इकोनॉमी में हम इसको पढ़ते हैं, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे आयात निर्यात गतिविधियां नहीं होती, ना इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है, या मैं बोल सकता हूँ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट बराबर जीरो, अगर उसको फॉर्मूला के रूप में देखें तो। क्लियर? अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? देखो, हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद फोर्थ नहीं, उसका एक फिफ्थ सेक्टर भी आता है जिसके बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन इसको याद रखना, इसको बोलते क्वीनरी, क्वीनरी सेक्टर। हिंदी में क्या? हिंदी में पंचम क्षेत्र। बोले सर ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ऐसा क्षेत्र है जहां टीएलडी, टॉप लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं। टॉप लेवल डिसीजन, कोई कानून लाना है, कौन लाया कानून? मैं ला दूंगा क्या? आप ला दोगे क्या? कौन लाएगा? संसद लाएगा। तो संसद को मैं टीएलडी में रख सकता हूँ, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में। जी बिल्कुल, तो फिफ्थ सेक्टर में आ जाएगा। किसी राज्य का विधानमंडल आ जाएगा क्या? जी बिल्कुल आ जाएगा। अडानी अंबानी जैसे कंपनी के मालिक, अडानी अंबानी मालिक जो हो गए, उन लोग आ जाएंगे टीएलडी में? बिल्कुल आ जाएंगे, वो इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं कि वो डिसीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे कंपनीज, ऐसा विधानमंडल, संसद, सब टीएलडी में आ जाता है, जो बड़े लेवल डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, ठीक है, जो देश की रूपरेखा को बदल दे। तो क्वीनरी सेक्टर याद हो रहा है? समझ आ रहा है नहीं कि बस मैं पढ़े जा रहा हूँ? कैसे रिद्धि मैडम? आ रहा है पक्का?
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1969 में, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए इकोनॉमिक्स वाला डेटा है 1969। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स थे, अमर्त्य सेन। ठीक, याद रखना, सेन इंडेक्स करके पढ़े होंगे, है ना, तो सेन इंडेक्स अमर्त्य सेन ने दिया है। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है कौन सी अर्थव्यवस्था में? नेशनल इनकम ऊपर रहेगा, पर कैपिटल इनकम ऊपर रहेगा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी, सब डेवलप्ड इकोनॉमी की विशेषता है, विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्लियर? चलो, हस्तक्षेप के सिद्धांत लेसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया? तो एक टर्म है लेसेज फेयर, ये टर्म भाई वो अपने भाषा में बोलता था एडम स्मिथ, इसका मतलब होता है कि लेस इंटरफेयर, ठीक है, लीव मी अलोन, इसका मतलब है लीव मी अलोन, बोले अकेला छोड़ दो, हाँ यही मतलब है, लेकिन मुझे नहीं, एडम स्मिथ को नहीं, मार्केट को अकेला छोड़ दो, कोई इंटरफेयर मत करो, हस्तक्षेप का सिद्धांत। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ भी उथल पुथल आता है, उतार चढ़ाव आता है, कोई गड़बड़ी होती है, वो मार्केट अपने आप बैलेंस कर लेगी, गवर्नमेंट को, सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। बोले प्याज की डिमांड, प्याज का जो पैसा है, रेट है, कीमत है, प्याज की कीमत अचानक से बढ़ गई तो सरकार को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, तो किसान ज़्यादा प्याज उगाएगा और धीरे धीरे फिर लोग बोर हो जाएंगे, हो सकता है फिर प्याज से मन उब जाए, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, ऐसा एडम स्मिथ का कहना है। उसका ये मानना था कि देश तब ज़्यादा ग्रो करेगा जब सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, कम से कम। जैसे बोले कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनानी है कि पेट्रोल वाली गाड़ी बनानी है, सरकार कोई इंटरफेयर ना करे, और इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर देती है, हो सकता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके लिए कंपनी को या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को छूट दे दे कुछ, वो भी इंटरफेयर करना ही हो गया, एक लालच दे रहे ना कि हाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी आप बनाओगे, ईवी बनाओगे तो आपको छूट मिलेगा, तो बना रहे। लेने वालों के लिए भी छूट रहता, अभी है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन जब शुरू शुरू में 1-2 साल पहले छूट था कि यार आप ईवी लेंगे तो 2 लाख 2.5 लाख का छूट मिल जाएगा, 1.5 लाख तक का छूट मिल जाएगा, तो क्या है, इंटरफेयर करना ही तो है। लेकिन वो बोले कि नहीं, किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर मत करिए, तब देश ग्रो करेगा, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समर्थक थे कैपिटलिज्म के, पूंजीवादी के, जहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का ओनरशिप नहीं होता है, प्राइवेट लोगों का होता है। क्लियर है? 18वां पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस योजना पर आधारित थी, मतलब कौन उसके रूपरेखा तैयार किया? हेरोल्ड डोमर। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। मैं बताया देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, बहुत सारे चैलेंजेस थे, और जब हम इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ये पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा कि अंग्रेज यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक कैसी अर्थव्यवस्था बनाए थे? कच्चा माल का स्रोत और पक्के माल का, मतलब बना हुआ माल का, फिनिश्ड प्रोडक्ट का, विनिर्मित वस्तुओं का मार्केट बनाए। उसके बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना था, लाभ कमाना था तो क्या किए? कमर्शलाइजेशन कर दिए एग्रीकल्चर का, नगदी फसल उगाओ, बोले खाने पीने का आइटम मत खाओ, बोले ठीक है, तो जितने भी नगदी फसल थे उनको उगाने के लिए उन्होंने जोर दिया, और यही कारण रहा कि बहुत अकाल पड़ा। तो जब देश आज़ाद हो गया तो भी ऐसी स्थिति थी, खाद्यान्न संकट थे, लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं था, अनाज नहीं था। ठीक, अभी 10-15 साल जब से आप पैदा हो गए और देख रहे हो, तो सब पढ़े हो क्या, देखे हो कि अकाल पड़ गया, आपके लिए खाने के लिए अनाज नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, लेकिन पहले ऐसी स्थिति थी, हम लोग वी नारायण सिंह वाला ही पढ़ते हैं, अकाल पड़ा, खाने के लिए नहीं था, तो एक गोदाम से बस्की मार देते, नहीं बस ऐसे। लेकिन अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय था, बहुत ज़्यादा संकट था 1947 के बाद। तो फिर 5 ईयर प्लान बना, तो पहले 5 ईयर प्लान में उसी पर फोकस किया गया, किस पर? खाद्यान्न पर। खाद्यान्न कहाँ से आएगा? कृषि क्षेत्र से आएगा, तो बोले कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना है। तो पहला पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड था? एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, खाद्यान्न पर ध्यान दिया गया। और वो मॉडल किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड डोमर, मतलब इसको जो रूपरेखा तैयार की थी ना 5 साल में ऐसा ऐसा करेंगे, वो किसने किया? हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हेरोल्ड डोमर ने किया। तो इसको ऐसे याद कर लेना, कृषि आप ऐसे इमेजिन ही करोगे, खेत खलिहान, तो आजू बाजू बढ़िया हरा भरा खेत और बीच में डामर रोड, ऐसे याद आएगा, तो हेरोल्ड डोमर याद कर लेना। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, ये तो पढ़ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरलाइजेशन किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। और क्यों बोला जाता है बताया था?
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, हार्बिंगर ऑफ लिबरेशन कहा जाता है मनमोहन सिंह को। क्यों बोला था उसको मैंने बता दिया आपको, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही, फेल हो गया, बताओ। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि कितने से कितने तक चला था, 1961 से 66 तक चला, 1961 से 66 तक चला, ठीक है। और फेल होने के कारण इंडिया चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर और अकाल। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, ये विवादित कर राशि भुगतान से संबंधित है। इसका अंग्रेजी में नाम भी वही है, विवाद से विश्वास स्कीम। इससे रिलेटेड डिस्प्यूटेड टैक्स से, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस याद रख लेना डिस्प्यूटेड टैक्स है। जैसे कई बार ऐसे पॉलिसीज लाए गए हैं सरकार के द्वारा, जैसे सपोज आप पैसे कमाए और आपने टैक्स नहीं दिया, टैक्स बचा लिया। मान चलो आपको 30% टैक्स स्लैब में आ गया आप और आपको टैक्स देना है, समझ लो 1 करोड़ आपका टैक्स लायबिलिटी निकला, समझना, ठीक है। चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, इनकम टैक्स के माध्यम से हो। अब आप सोचोगे कि मैं इसको नहीं पटाता, 5-10 साल बाद देखा जाएगा, जब पकड़ लेगा इनकम टैक्स वाला तब दे दूंगा बोले, तब तो 5 साल तक तो यूज़ कर लेगा, है कि नहीं। जैसे अगर मेरे को 1 लाख रुपए देना ही है, माने चलो मेरे गाड़ी में कुदा रहा हूँ और इतने बार उसका चालान आ गया कि 20,000 रुपये भाई ओवर स्पीडिंग का खर्चा लग गया, तो 20,000 आज भी पटाऊंगा तो भी 20,000 लगेगा, और 10 साल बाद जब गाड़ी बेचने जाऊंगा ना तब हाँ लगेगा, जब ट्रांसफर करेंगे ओनरशिप तो कि हाँ 20,000 है। भाई 20,000 उस समय 10 साल बाद उस 20,000 की वैल्यू 20,000 की नहीं रहेगी ना जो आज है। आज जो 20,000 में मैं सामान खरीद लूंगा वो 10 साल बाद नहीं खरीद पाऊंगा। 1 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए में 1.5 तोला सोना खरीद सकते थे, आज नहीं खरीद पाओगे, आज पौने तोला भी नहीं आएगा, समझ लो। तो पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक। तो बस वैसे ही कई लोग क्या, जैसे टैक्स पहले ऐसा स्कीम रहता था कि टैक्स बचा लें, नहीं दें, जब पकड़ाएंगे तो भाई उस टाइम पटा देंगे। लेकिन रूल ऐसा रखा गया कि भाई आप जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है वो तो आप दोगे ही दोगे, ब्याज भी दोगे और पेनल्टी भी दोगे। पेनल्टी फाइन अलग, इंटरेस्ट अलग, और जो ओरिजिनल टैक्स जो देना था वो भी देना। तो कुल मिला के पूरा इनकम चले जाता है अगर पकड़ाए तो गलती से, ठीक। तो ये वाद विवाद चल ही रहा था, तो ऐसे कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ऐसा रूल निकाला गया कि आप ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, 30% देना था, एक काम करो 10% दो, कुछ तो मिल जाए बोले, वो भी खुशी खुशी दे देगा, उसका ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। बस उतना ही ध्यान रखना, ये विवाद से विश्वास स्कीम डिस्प्यूटेड टैक्स से रिलेटेड था। फादर ऑफ बजट इन इंडिया, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, जेम्स विल्सन को, ठीक है, जेम्स विल्सन। ये बोले इंडियन तो लग नहीं रहा है, अंग्रेज था ये, ठीक है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया, 18 फरवरी 1860 को, नॉर्मल पॉइंट है, याद रखना। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है, अनुच्छेद 112। इस संबंध में कई सवाल पूछे गए हैं। कभी कभार संविधान में हम जिस शब्द को पढ़ते हैं वो शब्द दरअसल रहता नहीं है। जैसे बजट की भी बात करूं, अनुच्छेद 112 किसकी बात करता है, बजट की बात करता है, लेकिन बजट जैसे शब्द उल्लेखित नहीं है। बोले काहे, तो जो बजट है उसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के नाम से जाना था, यही बजट है। तो पूछा जाएगा क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 112 में हालांकि है बजट ही, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है बजट ही, लेकिन उसका नाम बजट नहीं, समझे क्या। अरे मेरे को मेरे गांव में जाके पूछोगे योगेंद्र साहू तो नहीं जानेंगे, बोले छोटू बोलोगे तो जाने जाएंगे, ठीक है। तो बस वैसे ही है, उसका नाम एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है, ना कि बजट। तो भारतीय संविधान सरकार के किस अनुच्छेद, सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है, अनुच्छेद 112। किसका, आर्टिकल 112 112, तो संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बजट के बारे में लिखित है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल कितना साल होता है, बताओ, राज्यसभा का 5 साल की 6 साल, ना 5 साल ना 6 साल। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं हो, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है, 6 साल, लेकिन लिखा नहीं है कि 6 साल है, उसमें यह लिखा है कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उस तरीके से ये निकाला जाता है कि उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल होगा। तो बस वैसे ही वहां पे एज इट इज वैसे संविधान में लिखा नहीं है, बस बजट को भी नहीं लिखा गया, बाकी आप पॉलिटी में पढ़ लोगे इसको। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, राजीव गांधी ने। जीरो बेस्ड बजट, ये देखो जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, समझना कंसेप्ट को। शून्य आधारित बजट, इसको जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं या जीरो बेस्ड बजट।
जीरो बेस्ड बजटिंग। कभी कभार हम आने वाले साल का खर्चा अनुमान करते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च होगा, उसके लिए आधार ना पुराना बनाते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाई डेली अपन सब्जी भाजी लाते थे, है ना, तो उसके महीने का खर्चा हो जाता था 1,000। बोले ठीक है, 1,000 राशन वगैरह का खर्चा। बोले ठीक है। डेली मैं बोला पेट्रोल का खर्चा कितना है, तो डेली 10-20 किलोमीटर चला लेते हैं तो बाइक में महीने में 2,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, ये भी हो ठीक। अब अगले साल की मैं स्थिति देखूं, थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगा और क्या होगा, 1,000 का सब्जी जब वो 1,100 रुपये में मिलने लग जाएगा, 2,000 का पेट्रोल 2,200 में मिलने लग जाएगा। तो मैं बजट बनाऊंगा कि हाँ भाई अगले साल से मेरा खर्चा क्या क्या रहेगा, 1,100, 2,200, ऐसे 3,300 रुपये लगभग महीने आएगा। ये कर सकता है, ये बजट बनाए। तो ये बजट पिछले साल के खर्चों को देखते हुए था, क्लियर। लेकिन हर बार ऐसी स्थिति नहीं होगी ना। हो सकता है भाई मेरा बाइक है वो टूट टाट गया, बोले खराब हो गया, अब मैं साइकिल चलाने लग गया, बोले पेट निकल गया, बोले अंदर करना है, साइकिल चला चला करूँ, बोले तो चला ही नहीं रहा हूँ, तो ये तो एकदम निराधार हो जाएगा नहीं भाई, 2,200 रुपया खर्चा। लेकिन हो सकता है बाइक नहीं, कार चला रहा हूँ, बोले ज्यादा पतला दुबला हो गया, बोले साइकिल चला चला के कार चला, तो कार का अलग खर्चा रहेगा, अलग पेट्रोल रहेगा। तो ये पुराने साल का हिसाब किताब इसमें नए साल में काम नहीं आया। तो कभी कभार जीरो बेस्ड बजटिंग किया जाता है, जिसमें सारा चीज शून्य से कंसिडर किया जाता है, ठीक है, नए सिरे से। तो वही जीरो बेस्ड बजटिंग है, राजीव गांधी लेकर आए थे। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी बोलते हैं, ठीक है। पढ़े होगे उसके बारे में, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, संविधान में नहीं पढ़े जी, वहाँ कुछ नहीं। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, राज्य सूची। चलो इतना फिलहाल अब देख लो, अभी तुरंत देखो, फिर कल ही पूछोगे तो नहीं पढ़े हो बोलोगे इसका, इतना पढ़ो तुरंत तत्काल।